खुद से पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ये पूरी पीसी बिल्ड गाइड रहने वाला है। एक एक कंपोनेंट को हम लोग बताएंगे कि कैसे यूज होने वाला है, कैसे लगने वाला है, और सारे कनेक्शंस को हम लोग पूरी डिटेल्स में डेप्थ में समझने वाले हैं। सबसे पहले प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम लोग Ryzen 5 का 5500 जो कि iGPU नहीं है, ये सिर्फ CPU है। ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा तभी डिस्प्ले आएगा, और चूंकि हमें बजट में ही पीसी बिल्ड करना था, अगर हम लोग 5600G लेते तो वो करीब 12,000 रुपए के आसपास पड़ता, और ये पड़ता है मात्र 7,000 रुपए के आसपास में। और इसके अंदर भी आपको मिलता है 6 कोर 12 थ्रेड्स ही मिलते हैं। बेस क्लॉक इसकी 3.6 गीगाहर्ट्ज होती है और बुस्ट में 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। तो मिला जुला करके वीडियो एडिटिंग और गेमिंग बहुत ही शानदार करा देता है। इसके अंदर जो है आपको ऑलरेडी स्टॉक कूलर मिलता है, लेकिन हम लोग अलग से कूलर लगाएंगे। हमें परफॉर्मेंस और शानदार चाहिए, लुक शानदार चाहिए, परफॉर्मेंस तो इससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा Ryzen के साथ में सावधानी बरतनी होती है आपको, इसको हम लोग इसी के अंदर रख देते हैं। बाकी ये ऑलरेडी स्टॉक कूलर के साथ में ये आता है, लेकिन हम लोग जो है इसे यूज नहीं करेंगे, और ये अच्छा खासा कूलर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग मदरबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि बजट हमारा कम है, तो इसके अंदर Asus Prime का A520M-K लगा रहे हैं, जो कि हमें 4200 रुपए का पड़ा हुआ है। और ये AMD 5000 के लिए बिल्कुल भी रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा बेहतर अगर आपको लेना है तो B450 आप लगा सकते हैं, लेकिन हमारा बजट कम था। अगर B450 लेते हैं वो करीब 5,500 से 6,000 रुपए तक आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के एक अच्छा मदरबोर्ड मिलेगा। इसको अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये बजट वाला है तो इसके अंदर ARGB वगैरह नहीं मिल पाएगा। इस मदरबोर्ड के अंदर बिल्कुल बेसिक फीचर के साथ में आते हैं, बस ये 2 जो है रैम स्लॉट मिल जाता है और M.2 NVMe का स्लॉट मिल जाता है। एक बिल्कुल बेसिक सा मदरबोर्ड है, VRM भी कोई खास नहीं है। इसके बाद कूलर हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं, CPU कूलर, थोड़ा सा भड़काऊ दिखने के लिए, ताकि पीसी अच्छा दिखे। इसके लिए एंटी स्पोर्ट का ICEC 621 हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार कूलर है। इसके अंदर ये सारी फिटिंग्स वगैरह मिल जाती है, और यहाँ पर देखेंगे तो 2 फैन है 120 mm का, जिसकी वजह से इसका कूलिंग कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार होने वाली है। बैक साइड से देखेंगे 6 इसके अंदर जो है आपको रॉड मिल जाती है, जिससे बहुत ही अच्छा कूलिंग ये प्रोवाइड आपको कराने वाला है। बाकी 600 वाट की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, ताकि ग्राफिक हम लोग आगे कोई सा भी यूज कर सकें। 600 वाट की पावर सप्लाई जो है ये नॉर्मल है, और 80+ ब्राउन आप लगा सकते हैं अगर अच्छा चाहिए तो। 550 वाट की पावर सप्लाई भी बहुत है अगर इस तरीके का ग्राफिक कार्ड आप लगाना चाहते हैं तो, लेकिन हम लोग 600 वाट लगा रहे हैं, नॉर्मल पावर सप्लाई लगा रहे हैं, तो ये करीब 2300-2400 रुपए का आ जाता है एंटी स्पोर्ट का। ये वैल्यू सीरीज वाला है। बाकी जो है स्टोरेज की बात करें तो लैपटॉप से हमारे पास ऑलरेडी पहले की पड़ी हुई है एक 512 GB की SSD, जो हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। और 512 GB की SSD ये Gen 3 की SSD है, जो कि वैसे भी 3000 रुपए के आसपास पड़ेगी, लेकिन आज के रेट में एक्चुअली ये जो मदरबोर्ड है ये PCI 3.0 को ही सपोर्ट करेगा, ये प्रोसेसर भी PCI 3.0 को सपोर्ट करेगा। तो आप चाहें SSD भी PCI 3.0 वाले ही लगाएं, कोई फायदा नहीं होगा 4.0 लगाएंगे तो। लेकिन अगर प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं है तो 4.0 वाला अगर खरीदते हैं तो फ्यूचर प्रूफ रहेगा। और एक जो है लैपटॉप का ही हार्ड ड्राइव जो है हमारे पास 1 TB का पड़ा हुआ है, जो हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। रैम की बात करें तो इसके अंदर हम लोग T-Force का रैम यूज कर रहे हैं, ड्यूल चैनल। तो 8 GB 16 GB इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। 3600 मेगाहर्ट्ज है, ताकि बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना है। और उसके बाद ग्राफिक कार्ड जोटेक की तरफ से आने वाला GTX 1660 सुपर यूज कर रहे हैं, जो कि 6 GB के साथ में आने वाला है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल करके दे देता है। आज भी बहुत ज्यादा फेमस है ये ग्राफिक कार्ड, जो कि हम लोग इसको यूज करेंगे अपने वीडियो एडिटिंग के लिए। बाकी इसके अंदर 2 फैन हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 फैन ही है, 2 फैन हम लोग ऊपर लगाएंगे, ताकि ऊपर से भी जो है वेंटिलेशन सही रहे। और ये जो है ये RGB है, ARGB नहीं है। और RGB इसलिए लगा रहे हैं कि इसके अंदर जो आया है साथ में वो भी RGB ही है। एक्चुअली इसी प्रकार का एक और कैबिनेट हमने रिव्यू किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने फैन पूरा कंप्लीटली चेंज किया था ARGB वाला, तो उसका निकला हुआ ये फैन है, जो कि हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे। बाकी कैबिनेट का इसका पूरा रिव्यू आपने देखा हुआ है। ये कैबिनेट हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। ये एंटी स्पोर्ट का 300 Air मिनी, जो कि माइक्रो ITX तक के लिए यूज होगा, और मिनी ITX मदरबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रंट जो है इसका ये वुडन फिनिश में है प्लास्टिक ही। फ्रंट से 2 फैन आपको नजर आएंगे, एक बैक साइड में फैन नजर आएगा। पूरा इसका डिटेल्स देखना है तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, इसका हमने चैनल पे डाला हुआ है। चलिए चलते हैं, बिल्ड करते हैं, एक एक चीज करके एक एक चीज समझेंगे, और उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। दोस्तों आइए करते हैं इसको बिल्ड। सबसे पहले मदरबोर्ड पर हम लोग प्रोसेसर लगाएंगे और SSD लगाएंगे। Ryzen प्रोसेसर को बड़े ही आराम से हमें पकड़ना है, क्योंकि थोड़ा सा भी गिर गया, हाथ से टच हो गया तो फिर ये खत्म कहानी इसकी हो जाती है। असेंबल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रोसेसर पर तो एक एरो बना होता है, इस तरीके से एरो बना होता है, और सॉकेट पर भी देखेंगे तो एक कॉर्नर पे एरो बना होता है, यहाँ पर ऐसे देख पाएंगे। इसी एरो से एरो को जो है मिलाना होता है,
और इसको जो है आराम से जो है इसके ऊपर रख देना होता है। इस तरीके से एरो से एरो मिला करके फिट करने के बाद एसएसडी हम लोग इसके अंदर लगाते हैं। ये सारे काम बिल्कुल भी सिंपल हैं। बस इतना काम करने के बाद जो है पहले हम लोग इसको कैबिनेट में लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका टेम्पर्ड ग्लास निकाल लेते हैं। ये बैक पैनल है मदरबोर्ड का। दोस्तों रैम के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आप ये वाला लेते हैं जिसकी हाइट ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ये फैन लगाते वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इस तरीके से अगर इसको लगाते हैं तो यहाँ से फैन बहुत ज़्यादा जो है हाइट में आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये मतलब सही नहीं रह रहा है, क्योंकि ये फैन जस्ट रैम के ऊपर आ रहा है। इसीलिए ये रैम लगाना सही नहीं होगा। ये रैम लगाना पड़ेगा जिसकी हाइट कम हो। इसको लगाएंगे इतनी हाइट कम होगी, इसीलिए ये रैम हम लोग यूज़ करेंगे ताकि इसका फैन जो है प्रॉपर तरीके से लग सके। तो अगर इस तरीके का अगर कूलर आप लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो है आपको ये ध्यान रखना होगा कि रैम आपको या तो विदाउट हीट सिंक वाली लगानी होगी या तो जिसकी हाइट कम हो वो लगानी पड़ेगी। इस तरह से कम हाइट में हीट सिंक वाली आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। इस तरीके से जब इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे अगर तो इस तरीके से फिर भी थोड़ी सी ऊपर आ रही है। अगर विदाउट हीट सिंक लगाएं तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, लेकिन इसको हम लगा रहे हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पावर सप्लाई की कनेक्शन करने के लिए ये तो जो है सीधा जो है जाएगा मदरबोर्ड पर बड़ी वाली कनेक्टर, और यहाँ पर जो है और ये जो पिने हैं 500 वाट से स्टार्ट हो जाती हैं, 2 आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है इस तरीके से डिवाइड होती है एक पिन इस तरीके से, तो ये तो जो है सीपीयू पे जाता है डायरेक्टली, और एक ये होता है जो 8 पिन एंड 6 पिन में कन्वर्ट होता है। ये इसको निकालेंगे तो ये 6 पिन हो गया, ये 2 पिन हो गया, अलग हो गया। तो ये ग्राफिक कार्ड के अंदर जाता है, क्योंकि कुछ ग्राफिक कार्ड के अंदर जो है 6 पिन वाला ही कनेक्टर लगता है उसके अंदर, तो उसके अंदर ये जाएगा। किसी में 8 लगता है तो फिर हम लोग इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। बाकी ये जो 2 बचते हैं ये हार्ड ड्राइव वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें से एक हम लोग जो है हार्ड ड्राइव के लिए यूज़ करेंगे, बाकी जो है फ़ैन के लिए यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है ARGB फ़ैन नहीं है। तो इसको हम लोग कनेक्शन अभी करते हैं। इसको करने के लिए हम लोग लेकर के चलते हैं। इसको हम लोग अभी खाली छोड़ते हैं। ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद कहाँ पर मांगेगा, और ये जो है इसके लिए कनेक्शंस जो है यहाँ से आती है, हमको यहाँ से जो है आगे लेकर के जाना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8 पिन का सॉकेट, उसके अंदर इसे हमें लगाना होता है। ये फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स हैं, आप देख पाएंगे। ए जो है 3.0 के लिए USB 3.0 के लिए है, और एक जो है इसके अंदर ये USB 2.0 के लिए, और एक जो है यहाँ पर HD ऑडियो यानी कि ऑडियो के लिए, और ये जो है स्विचेस के लिए है, रीसेट पिन वगैरह और LEDs के लिए है। इसको हम जहाँ जहाँ कनेक्टर इसके होंगे वहाँ पर लेकर के चलेंगे। यहाँ पर अगर देखें मदरबोर्ड पर तो यहाँ जो दिया हुआ है ये है USB 3.0 के लिए, तो हमें यहीं से लेकर के आना पड़ेगा इसके लिए। ये कनेक्टर में यहाँ पर ये कट होता है, कट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बाहर की तरफ यूज़ करेंगे। फ्रंट पैनल के स्विचेस के कनेक्शन के लिए यहाँ दिया हुआ है, USB के लिए 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑडियो के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम ऑडियो के लिए यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ से एक पिन जो है बंद होती है, और उसी प्रकार से जब यहाँ पर कनेक्टर को देखेंगे तो यहाँ पर एक पिन नहीं है, तो यानी कि ये यहीं का है। गलत लगाना भी चाहेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसी हिसाब से बना हुआ होता है। सही कनेक्टर ही सही जगह लगेगा। तो स्विच के लिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पावर स्विच, पावर स्विच के लिए जो पिन खाली होती है उसके बगल का जो स्विच होता है वो पावर स्विच होता है, और उसके जस्ट नीचे वाले जो 2 पिन होते हैं, एक पिन खाली रहता है, जैसे एक तरफ खाली है, पिन है ही नहीं, उसके बगल वाला पिन भी खाली होता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो जो खाली जहाँ पर पिन नहीं है वो पावर सप्लाई होता है। वैसे ध्यान देंगे तो यहाँ पर प्रिंटेड भी होता है, ध्यान देंगे तो उसी प्रकार से प्रिंटेड भी रहता है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे, नीचे जो होता है ये रीसेट होता है, और ऊपर जो होता है वो पावर स्विच होता है। तो इस तरीके से लगा करके भी आप एक साथ में दोनों चाहे तो लगा सकते हैं, इस तरीके से पकड़ करके। तो आप देख सकते हैं ऊपर पावर स्विच हो गया और नीचे रीसेट का बटन हो गया, और ये LED हो गया। LED के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंटेड जो है, एक पर माइनस है, पावर माइनस और पावर प्लस। तो जो प्लस होता है वो बाहर की तरफ आता है, और जो माइनस होता है वो अंदर की तरफ आता है। तो
इस तरीके से एडजस्ट करके आप इसको लगा देंगे। पहले हम माइनस लगाते हैं अंदर की तरफ, बिल्कुल पावर के बगल वाला जो कनेक्टर है पावर एलईडी के लिए होता है, फ्रंट पे एलईडी होगी तो वो जलेगी, और उसके नीचे देखेंगे तो रीसेट की एलईडी होती है जो कि अब आजकल नहीं आ रही है। पावर है, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन होता है ये। अब जो है ये पूरा पीसी आपका बनकर के रेडी हो गया है। और अब रहा ये यूएसबी वाली, एक मिनट यूएसबी को भी लगा देते हैं। 2 यूएसबी के पोर्ट होते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉर्नर में जो है बंद है इसका होल, और इन दोनों के अंदर ही देखेंगे तो जो कॉर्नर वाला जहाँ होल बंद है वो पिन है ही नहीं, तो इसलिए इस तरीके से हम पकड़ करके और इसको लगा देंगे, ये भी गलत नहीं लगेगा। इस तरीके से मदरबोर्ड के लगभग सारे कनेक्शंस जो है, लगभग क्या सारे ही कनेक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी आपको कि मदरबोर्ड जो है हमारा, उसके अंदर ARGB की सुविधा नहीं है। अलग से कोई कंट्रोलर लगाते हैं तो आप ARGB इस फैन को दे सकते हैं, क्योंकि जो फैन है ये ARGB वाले है, इसके दोनों ही फैन ARGB के साथ में आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास ARGB नहीं है तो इसको शायद हम लोग नहीं जलाएंगे। अगर कंट्रोलर होगा देखेंगे तो लगाते हैं अभी, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। बाकी जो फ़ैन है चेचिस के फ़ैन ARGB के साथ में आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास ARGB नहीं है तो इसको शायद हम लोग नहीं जलाएंगे। अगर कंट्रोलर होगा देखेंगे तो लगाते हैं अभी, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। बाकी जो फ़ैन है चेचिस के फ़ैन ये RGB हैं तो ऑटोमेटिक जलेंगे अपने मर्जी से, इसको कुछ भी करना नहीं होगा। बाकी ये जो फ़ैन है इसके लिए हमारा एक कनेक्शन छूट रहा है, ये जो है इन दोनों फ़ैन के कनेक्शन है और ये ARGB के लिए है। फ़ैन को ARGB देंगे तो जलेगा, अभी हमारे पास ARGB का कनेक्शन नहीं है। ये है 12 वोल्ट है कनेक्शन, जो CPU फ़ैन के लिए होता है वो हम CPU से दे देंगे और CPU फ़ैन चलेगा। लेकिन ARGB लाइट के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। CPU फ़ैन के लिए जस्ट रैम के बगल में कनेक्टर है जहाँ पर हम इसको लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे जो 3 फ़ैन लगे हुए हैं जो चेचिस के साथ में आए हुए हैं वो कनेक्शन ऐसे हो रखे हैं, और 2 फ़ैन जो हमने लगाया है ये भी RGB ही है, ARGB नहीं है। तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इसी सीरीज़ के अंदर, इसी तरीके से डायरेक्ट जो है हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसके अंदर जो 5 फ़ैन हैं ये पाँचों के पाँचों कनेक्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, और इसको सप्लाई देना होगा। जो पावर सप्लाई से हम लोग सप्लाई देंगे, इसके अंदर एक कनेक्टर मिल जाता है को जो है 12 वोल्ट की सप्लाई भी मिल गई। अब पाँचों के पाँचों अपनी मर्जी से अगर RGB होंगे तो जलेंगे। कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, हार्ड डिस्क से कनेक्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है पावर सप्लाई से एक SATA वाला जो है पावर लगेगा यहाँ पर, क्योंकि SATA वाला हार्ड ड्राइव है, और यहाँ से एक डाटा केबल लगेगी जो जाएगी मदरबोर्ड पर इसको कनेक्ट करने के लिए। इस तरीके से दूसरा पॉइंट जो है मदरबोर्ड पर जाकर के लग जाएगा। दोस्तों इस तरीके से वायर मैनेजमेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फिट हो गया है। यहाँ से जो पावर का केबल है यहाँ से आ गया अंदर, और यहाँ से जितने भी RGB वगैरह है, फ़ैन के कनेक्शन है, वो सारी इस तरीके से टक करके लेकर के आना होता है ताकि जंजाल ना दिखाई दे। बाकी यहाँ पर अंदर ये क्लोज रहेगा, सारी चीज़ें अंदर जो है डाल दिया गया है। इस तरीके से बिल्कुल बैक साइड में फिनिशिंग देखेंगे, इसको और भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ये हमारे ऑफिस में यूज़ होने वाला है तो हम लोग हमेशा निकालते रहते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज़ करते रहते हैं, इसीलिए बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने नहीं किया। फिर भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से ये फिट हुआ है, ये आप देख पाएंगे। दोस्तों ये रहा इसका लुक फाइनली। बिलीव कीजिए बिल्कुल मजा सा आ गया है। इसके अंदर ARGB नहीं है, सिर्फ RGB है। ये सारी लाइटों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। इसके लिए आपको ये पूरे फैन ARGB वाले बदलने होंगे, उसके बाद आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर आपके पास में बजट है 1500 से 2000 रुपए और लगाना चाहते हैं तो ये सारे फैन को बदल दीजिए। लेकिन 1500 से 2000 रुपए लगाएंगे तो 3 फैन का सेट आएगा, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने लगाया हुआ है 6 फैन। तो 6 फैन का सेट लेने के लिए आपको करीब 3000 से 4000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ लुक्स के लिए। तो हमें कोई मतलब सही नहीं लगा, इसीलिए हम लोगों ने चेंज नहीं किया। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपकी मर्जी है तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी कूलर जो है इसके अंदर ARGB है, लेकिन चूंकि हमारा मदरबोर्ड भी सस्ता ही है, 4200 रुपए का मदरबोर्ड है, A520 मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड के ऊपर भी जो है ARGB का जो हेडर होता है वो नहीं है, इसीलिए हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो किसी तरीके से कंट्रोलर लगा करके हम लोगों ने ये जो फैन है इसको ऑन कर दिया है। इस तरीके से जो है ओवरऑल जो लुक्स निकल करके आया है वो बहुत ही कमाल का निकल करके आया है। पूरा एक बार जो है एक बार सिनेमैटिक्स का एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं।
दोस्तों ये तो रहा लुक्स की बात, लेकिन परफॉर्मेंस जरूरी होता है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं आखिर में पावर इसकी क्या बात है। तो दोस्तों आगे है स्क्रीन पर, यहाँ पर इसको बहुत देर से जो है इसको टेस्टिंग में लिया गया है, घंटों टेस्टिंग किया गया है, उसके बाद मैं रिजल्ट इसका दे रहा हूं। तो यहाँ पर देख पाएंगे AMD Ryzen 5 5500 प्रोसेसर जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आता है, जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है NVIDIA GeForce GTX 1660 सुपर लगा हुआ है। इसका रिजल्ट क्या ही जबरदस्त आया है। बाकी इस पर हम लोगों ने सारी चीजें टेस्टिंग किया, एडोब का फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट वगैरह सब कुछ हम लोगों ने ट्राई किया। फोटोशॉप के अंदर मल्टी लेयर वाला फाइल पर हम लोगों ने प्रॉपर इसकी टेस्टिंग की हुई है। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आया, बिल्कुल सिंगल लैग देखने को नहीं मिला। अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, आप 5500 के साथ में पीसी बिल्ड कीजिए। और ये जो ग्राफिक कार्ड है बहुत, अगर हाई एंड आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो आप इससे ऊपर पे जाएं, नहीं तो अगर आपका बजट टाइट है तो वाकई में विलीप कीजिए, ये बहुत है। पूरा प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करने की हम लोगों ने कोशिश किया है प्रीमियर प्रो पर। फोटोशॉप के अंदर हैवी फाइल पर हम लोगों ने पूरा प्रॉपर तरीके से इसकी टेस्टिंग किया है। कोशिश किया गया है कि कहीं तो ये हैंग करे, कहीं तो लैग करे, कहीं पर थोड़ा सा लेटेंसी नजर आए, लेकिन कहीं भी लेटेंसी नजर नहीं आया। बाकी प्रीमियर प्रो की बात करें, बहुत ही शानदार चला है। जो भी एडिटिंग है 12 से 12.5 मिनट की आसपास की वीडियो है, इस पर हम लोग प्रॉपर तरीके से एडिटिंग करने की कोशिश किया गया है। बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई किया गया, कहीं भी दिक्कत नहीं आई है। रेंडर की अगर बात करें प्रीमियर प्रो की, तो 12 से 12.5 मिनट के आसपास की वीडियो है। और इसको जब हम लोगों ने रेंडर किया 1660 सुपर पर, तो करीब 4.5 से 5 मिनट के आसपास लिया है, जो कि एक बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा आफ्टर इफेक्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है। इसको पूरा प्रॉपर तरीके से चेक किया है। 3D के अंदर ब्लेंडर वगैरह भी जो है चेक किया गया है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका निकल करके आया है। तो ये तो रहा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जिसकी हम लोगों ने बात किया। कोरल ड्रॉ को हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो इससे लोअर वर्जन पे भी आराम से चलता है। कोरल ड्रॉ पे जितना मर्जी उतना बड़ी फाइल पर आप जो है काम कर सकते हैं। ये तो रहा प्रोडक्टिविटी, लेकिन बेंचमार्क क्या कहता है आइए देखते हैं। बेंचमार्क के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चलाया Cinebench 2024, जिसका स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। Cinebench R23 भी हमने चलाया, इसका भी स्कोर आप देख सकते हैं। Geekbench भी हम लोगों ने चलाया, उसका भी स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं। बाकी जीपीयू की बात करें तो इसके अंदर 3D Mark 10 के 3 वर्जन आते हैं, 3 मोड्स आते हैं। वो तीनों मोड को हम लोगों ने चलाया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका रिस्पॉन्स बहुत ही कमाल किया है। इसके अलावा Geekbench OpenCL और Geekbench Vulkan भी हमने चलाया, उसका भी स्कोर आप देख पा रहे होंगे। PC Mark 10 भी हमने चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं। मिला जुला करके जो इसका रिस्पॉन्स रहा बहुत ही कमाल का रहा। इसके अलावा जो SSD हम लोगों ने लगाया था लैपटॉप से निकाल करके, उसका जो परफॉर्मेंस रहा वो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी में बिल्कुल भी कमाल किया है। लेकिन गेमिंग का क्या, देते हैं आकाश को, उसके बाद हम लोग मिलते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है। तो सर बहुत दिनों बाद जाके AMD की पूरी बातचीत हो चुकी है, मतलब पूरी नहीं, सिर्फ प्रोसेसर हमारे AMD का है, ग्राफिक कार्ड तो हमारा ऑलवेज NVIDIA का रहने वाला है। तो इस पीसी में हमने 6-7 गेमें टच कर रखी है। अगर पहली गेम की बातचीत की जाए तो GTA 5 Enhanced है, और GTA 5 Enhanced की अगर बातचीत की जाए तो ये हमने वेरी हाई सेटिंग पर रख रखी है। इसमें रे ट्रेसिंग अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और यहाँ पर हमारा वीसिंग ऑफ हो रखा है। और अगर FPS की बातचीत की जाए तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो यार, 120 के आसपास FPS आ रहे हैं। कभी कभी बढ़ भी रहा है, कभी कभी घट भी रहा है, लेकिन भाई गेम प्ले क्या मक्खन चल रहा है भाई, एक नंबर का चल रहा है। और अगर GPU टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 75 to 80 के आसपास ही है। मतलब हाँ, इसको ठंडा भी कह सकते हो, इसको गर्म भी कह सकते हो। और हाँ, जो रूम का हमारा टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस है। और हमारे जो CPU का टेम्परेचर है ना 60 to 70 डिग्री के आसपास ही वेरिएशन कर रहा है। और अगर रैम की बातचीत की जाए तो 10 GB के आसपास ही यूज हो रखा है। मतलब हाँ, पूरी तबाही करने के बाद भी हमारी जो ये वाली जो परफॉर्मेंस है ना, ये आप लोगों को मिल रही है। और GPU को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि GPU हमारा 100% ही यूज रखा है। तो अभी तक तो देखिए आप लोगों ने GTA 5 Enhanced की बातचीत। बाकी अगर CS2 की बातचीत की जाए तो भाई पूरा का पूरा इसने तो धुआं ही कर दिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारी वेरी हाई सेटिंग सेट हो रखी है। और अगर वेरी हाई सेटिंग्स पर FPS की बातचीत की जाए तो जैसे आप लोग देख सकते हो 100 से 150 के बीच में वेरिएशन चल रहा है। मतलब हाँ, बहुत ही ज्यादा अप डाउन कर रहा है ये, कभी कभी नीचे भी जा रहा है 100 से, लेकिन हाँ गेम बहुत ज्यादा स्मूथ है। और इसमें भी जो हमारा टेम्परेचर है ना, ये वही वाला है 75 to 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। और इस गेम में कहना कि ये गेम हमारे रैम को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे GTA 5 Enhanced में था हमारा 10 GB के आसपास रैम यूज हो रखा था, लेकिन हमारे CSGO 2 में इसमें 11 से 12 GB के आसपास ही ये यूज हो रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हो, मतलब अच्छा खासा रैम यूज हो रहा है। और इसमें GPU हमारा 100% यूसेज में है। और हाँ, ये गेम भी हमारा CPU अच्छा खासा यूज करती है, इसलिए हमारी जो टेम्परेचर है 65 to 70 है। और हाँ, देख सकते हो कि भाई अच्छे खासे पीसी में ना मैं कितना कुत्ता बना के मारता हूँ। तो ये तो रही हमारी CSGO 2 की बातचीत। अब चलते हैं नेक्स्ट गेम पे, जो कि हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी। और इस गेम की जो सेटिंग्स है वो हमने अल्ट्रा पर सेट कर रखी है, और रे ट्रेसिंग क्वालिटी भी हमने अल्ट्रा पर ही सेट कर रखी है, जैसे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा जो रेजोल्यूशन है 920x 1080, और अपस्केल टाइप जो है वो हमारा NVIDIA NS पर है, और अपस्केल मोड जो है वो हमारा NVIDIA परफॉर्मेंस पर है। और अगर इस गेम की बातचीत की जाए तो भाई रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पर शिफ्ट हो रखी है। भाई अल्ट्रा पर इतने जो आप लोगों को FPS दिखाई दे रहा है ना, मतलब 70+,
भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एकदम धुआं धुआं करके रख दिया। हैरी पॉटर की जय हो। बाकी अगर इसमें जीपीयू टेम्परेचर की अगर बातचीत की जाए तो 70 to 80 के आसपास जा रहा है, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा जो हमारा टेम्परेचर है वो 80 के आसपास ही लॉक रह रहा है। बाकी अगर सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो सीपीयू टेम्परेचर हमारा 60 to 70 के बीच में वेरिएशन कर रहा है, जो कि ठीक ठाक है, बिल्कुल भी उतना ज़्यादा हीट भी नहीं है, उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। और इसमें जो हमारा रैम यूसेज है वो 12 GB प्लस यूज़ हो रहा है, क्योंकि भाई ये GTA 5 से बहुत ज़्यादा हैवी गेम हो जाती है, इसलिए इसमें जो रैम यूसेज है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और अगर इसमें जीपी यूसेज की बातचीत की जाए तो 100% हमारी जीपी यूसेज है और सीपी यूसेज हमारा 30 के आसपास ही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, एक नंबर की परफॉर्मेंस आ रही है। आप लोग खेलो यार, आंख बंद करके, आप लोगों को तो मजा ही आ जाने वाला है, कोई भी सोचना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ये तो थी हॉगवर्ट्स लेगेसी की बातचीत। पबजी की सेटिंग भी मैंने अल्ट्रा पर ही सेट कर रखी है भाई, सारी गेम मैंने अल्ट्रा पर ही सेट कर रखी है। तो इसमें जो हमारा जीपीयू टेम्परेचर था वो 70 to 75 डिग्री सेल्सियस था और जीपी यूसेज हमारा 65 to 80 के आसपास ही यूज हो रखा था, जो कि यहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन था। लेकिन हाँ, जो हमारी गेम थी वो अच्छी खासी स्मूथ चल रही थी। सीपीयू यूज की बातचीत की जाए तो सीपीयू हमारा 35 to 40 के आसपास यूज हो रखा था, मतलब हाँ थोड़ा बहुत ये भी यूज़ कर दिया ये गेम। और सीपीयू टेम्परेचर की अगर बातचीत की जाए तो 60 to 65 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब हाँ कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है हमारा 60 पर ही लॉक रह रहा था। और FPS की बातचीत की जाए तो भाई 70 प्लस, कभी कभी 80 प्लस भी जा रहे हैं, लेकिन हाँ गेम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यार, आराम से खेलो। अगर इसमें सीपीयू पावर की बातचीत की जाए, मतलब इसमें पावर कंजप्शन कितना हो रहा है इस गेम के अंदर, तो 35 to 40 वॉट के आसपास जा रहा है और रैम यूसेज हमारा 9 GB प्लस के आसपास जा रहा है, जो कि यहाँ देख सकते हो कोई भी दिक्कत ही नहीं आई। भाई पबजी खेल ली तो हाँ, फ्री फायर वालों को बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। देख सकते हो कि मैंने फ्री फायर भी ऑन कर दिया, फ्री फायर मैक्स में मैक्स सेटिंग मैंने अप्लाई कर रखी है, एक नंबर की गेम चलने वाली है। मैक्स सेटिंग है, देख सकते हो यार, लैंडिंग वैंडिंग सब चीज़ें अपनी मस्त है, हवा में ही बंदे नहीं उठा देते हैं। और हाँ, इसमें कोई भी FPS मॉनिटर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से मैं कोई FPS बता नहीं सकता आप लोगों को। बाकी हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप लोग खेलना है ब्लू स्टैक खेलो, MSI में खेलो या मीमू प्लेयर में खेलो, जिसमें खेलना है खेलो यार, आराम से मार सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो थी हमारी सारी गेम्स। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में खुला है आप लोगों के लिए, जरूर पूछना, जरूर रिप्लाई मिलेगा यार। तो इस गेम टेस्ट को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था Ryzen 5 5500 के साथ में GTX 1660 सुपर का कमाल, जो कि आपने कॉम्बिनेशन देखा, बहुत ही कमाल किया है वाकई में, बिलीव कीजिए बिल्कुल मजा सा आ गया है। इसके साथ में पीसी बिल्ड कीजिए और जितने भी सारे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड काम है वो कीजिए। गेमिंग का परफॉर्मेंस भी आप लोगों ने देखा, बहुत ही लाजवाब रहा। तो आपको कैसा लगा ये पीसी, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।